सबको नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परमाणु संरचना के मॉडल में थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। आज हम इस क्लास में स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना का बोर मॉडल। परमाणु संरचना का बोर मॉडल। परमाणु संरचना का बोर मॉडल। अब देखो बोर मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया। अब बोर मॉडल में क्या है, एक तो याद रखना है यह किसके द्वारा दिया गया, नील्स बोर के द्वारा। नील्स बोर ने 1913 में दिया। और इसी परमाणु संरचना वाला जो बोर मॉडल है इसका एक नाम और है, इसको परमाणु संरचना का क्वांटम यांत्रिक प्रयोग भी कहते हैं। क्वांटम यांत्रिक प्रयोग, यह भी नाम याद रखना आपको, इसको परमाणु संरचना का क्वांटम यांत्रिक प्रयोग भी कहते हैं। अब देखो इस बोर मॉडल में बोर ने किया है, इस मॉडल के अंदर मेन 4-5 पॉइंट बताए जिनको कई बार बोर मॉडल की पोस्टुलेट या कहते हैं बोर मॉडल की अवधारणा भी कहते हैं। यानी कौन कौन से इसने पॉइंट बताए, मुख्य बिंदु, अवधारणा या पोस्टुलेट बोलते हैं। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे, वो लिखेंगे बोर मॉडल के पोस्टुलेट। पहला तो आप ये लिख लो, किसके द्वारा दिया गया, नील्स बोर के द्वारा। फिर इसका नाम क्या है, परमाणु संरचना का क्वांटम यांत्रिक प्रयोग इसका नाम है, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी बोर मॉडल की अवधारणाएं हैं, वो अवधारणा लिखनी है। अब इसने क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल जो था इसकी कुछ कमियां रह गई थी, उन्हीं कमियों को इसने सुधारते हुए कुछ पॉइंट दिए जिनको बोलते परमाणु संरचना के बोर मॉडल की अवधारणाएं। अब देखो रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमी रह गई थी, एक तो ये कि उसने कहा कि जैसे मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, निरंतर ऊर्जा को क्या करेगा, नष्ट करेगा, और ऊर्जा नष्ट होती जाएगी। धीरे धीरे इसकी ऊर्जा कम हो गई, ऊर्जा कम होती इसका पथ धीरे धीरे क्या इलेक्ट्रॉन का छोटा होता गया। और अगर इलेक्ट्रॉन का पथ छोटा होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आता गया और अंत में नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, किसके अनुसार, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, ये किसके द्वारा समझाया गया, ये समझाया किसने, बोर ने अपने मॉडल में इसका स्पष्टीकरण दिया। और उसने क्या कहा बोर ने, कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है, जैसे यूं ये नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यूं। और जब ये इलेक्ट्रॉन तेज गति से, आगे हम पढ़ेंगे बोर मॉडल की एप्लीकेशंस, वहां हम पढ़ेंगे किस प्रकार से बोर मॉडल की सहायता से किसी कोश के लिए त्रिज्या यानी सेल के लिए रेडियस की वैल्यू निकालनी, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग वेलोसिटी निकालनी, और किसी कोश के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा का मान निकालना। वो तीनों हम लिखेंगे आगे एप्लीकेशन में। वहां देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका किसी कोश में वेग बहुत तेज होता है और ये कहते हैं हाइड्रोजन के पहले कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.1810 यानी 6 सेंटीमीटर, ये मीटर प्रति सेंटीमीटर, ये मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। इतना तेज इसका वेग है, इसका इलेक्ट्रॉन का। तो बहुत तेज वेग गति से इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा हूं, और जब इलेक्ट्रॉन तेज गति से घूमेगा ना यूं, तब इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है, दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचता यूं, और एक बल है इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचता यूं। अब जैसे आप सपोज करो, कई बार हम रस्सी है ना, रस्सी के पत्थर बांध के तेज घुमाए यूं, और तेज घुमाओगे तो उस पत्थर पे दो बल काम करेंगे। एक बल तो आपके हाथ ने रस्सी को पकड़ रखा है, उस पत्थर को आप बाहर नहीं जाने दे रहे, एक आप उसके अंदर खींच रहे हो आप जोर लगा के। एक तो वो यानी आपके हाथ और उस पत्थर की रस्सी के बीच में लगने वाला ये जो फोर्स है वो, और एक ही अगर उस रस्सी को घुमाते घुमाते छोड़ दो, आप छोड़ते ही क्या करेगा, जिस साइड में छूटेगा उस साइड में क्या है, पत्थर बाहर की तरफ चला जाएगा, गोल गोल राउंड में नहीं घूमेगा, बाहर तरफ निकल जाएगा। जिसका मतलब उस पत्थर को एक बल बाहर की तरफ खींच रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है, तेज गति से राउंड लगा रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन को एक बाहर की तरफ खींचता है बल, और एक खींचता है इसको अंदर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस नाभिक है प्लस इसके बीच क्या लगता है, आकर्षण। और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला ये आकर्षण बल, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक बल जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच रहा है, इस बल का नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं
अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलते हैं इसको? अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच रहा है ये बल सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका इलेक्ट्रॉन के लिए वेग, इसका मान कितना होता है? mv² बटे r, इसकी वैल्यू होती है। और एक बल जो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, इस बल का मान क्या होता है? ये याद रखना आपको, z² बटे r²। ये होता है अभिकेंद्रीय बल का मान किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। इन दोनों बलों के मान याद रखने। और क्या कहा बोर ने कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा तब इस इलेक्ट्रॉन के लिए इन दोनों बलों के मान क्या है? बराबर होते हैं। ये बल तो कौन सा है? बाहर की तरफ खींचने वाला, बाहर की तरफ खींचने वाला बल, बाहर की तरफ खींचने वाला बल, ये ध्यान रखना है। और ये बल कौन सा है? ये नाभिक इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, तो लिखोगे अंदर की तरफ खींचने वाला बल, अंदर की तरफ खींचने वाला बल। अब ये दो बल लग रहे हैं, बाहर की तरफ खींचने वाला और अंदर की तरफ खींचने वाला। और बोर ने क्या कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इन दोनों बलों के मान क्या है? बिल्कुल बराबर होते हैं। और अगर इनको बराबर कर दें, अपकेंद्रीय बल mv² बटे r बराबर कर दे अभिकेंद्रीय बल z² बटे r² के, तब हम क्या करेंगे? r से एक r क्या कर देंगे? काट देंगे। और काटने के बाद लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा? mv² बराबर क्या आएगा? ze² बटे r आता है, ये पॉइंट। और ये बोर मॉडल की पहली अवधारणा है, इसको याद रखना है। कई बार इस पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं? फॉर्मूले लिख देंगे और बोर मॉडल के अनुसार कौन सा फॉर्मूला गलत या सही है अलग अलग बना के लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये mv² बराबर क्या होता है? z² बटे r, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और ये क्या है? बोर मॉडल के अनुसार क्या है? जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा तब इस पर टोटल जो मान आ रहा है ये mv² बराबर क्या है? z² बटे r, इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो यहां याद क्या रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तब इस पर दो प्रकार के बल कार्य करते, दोनों के मान अपकेंद्रीय बाहर खींचने वाला, अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ खींचने वाला, दोनों की वैल्यू याद रखनी है। फिर बोर के अनुसार दोनों के मान बिल्कुल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर, फिर बराबर करके और फिर ये वैल्यू निकालनी है। और बराबर होने के कारण इलेक्ट्रॉन न तो बाहर जाएगा और न ही इलेक्ट्रॉन अंदर गिरता है, लगातार उसी कोष के अंदर क्या है? गोलाकार इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। ये क्या है? बोर मॉडल की पहली अवधारणा। और ये इस फॉर्मूले का आगे हम उपयोग करेंगे, आगे इसका यूज आएगा, जहां पर हम किसी कोष के लिए त्रिज्या निकालते हैं, वेग निकालते हैं, ऊर्जा निकालते हैं। उस अवस्था में एक तो ये फॉर्मूला और एक कोणीय संवेग वाला, कोणीय संवेग का एक फॉर्मूला है ना, mvr बराबर nh/2π, वो दोनों फॉर्मूले मिला के, ये एक फॉर्मूला, वो दोनों मिला के फिर हम त्रिज्या वेग ऊर्जा निकालते हैं, निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे करेंगे वो बात की बातें हैं। तो यहां पर हम एक पहली अवधारणा आ गई है, तो यहां पर आप लिखो, फर्स्ट लिखो पहला बोर मॉडल की अवधारणा है, और अवधारणा में लिखो पहला पॉइंट फर्स्ट। और फर्स्ट पॉइंट में लिखो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाता है तब इस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। और फिर आप इसमें नीचे ये डायग्राम बना लो, दोनों बलों के मान लिखो, आगे लिख लो बाहर खींचने वाला, ये लिख लो अंदर खींचने वाला, दोनों के मान बराबर करके लास्ट में यहाँ पे ये रिजल्ट निकाल लो। ये जल्दी करो, फटाफट उतारो इसको। तो पहली अवधारणा ये, तो दोनों बलों के मान बराबर, तो इलेक्ट्रॉन न अंदर गिरेगा और न बाहर जाएगा, लगातार इसी कोष के अंदर क्या है? चक्कर काटता रहेगा। ये बोर मॉडल की पहली अवधारणा। उसके बाद सेकंड अवधारणा यानी सेकंड पोस्टुलेट। और सेकंड पोस्टुलेट में बोर ने क्या कहा? उसने किया है फिर रदरफोर्ड मॉडल की दूसरी कमी जो है उसको भी दूर किया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है वो। और फिर उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नाभिक के चारों ओर ऐसे गोलाकार घूमेगा यूं, इस तरह से। कुछ इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं, कुछ फिर आगे वाले ऐसे गोलाकार पथ में घूम रहे हैं, कुछ फिर ऐसे और आगे गोलाकार पथ में घूम रहे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या है? गोलाकार पथ में क्या करते हैं? चक्कर लगा रहे हैं यूं,
तो इलेक्ट्रॉन जब इन गोलाकार पथ में चक्कर लगाएंगे, कुछ यहां है, कुछ यहां पर, कुछ जैसे यहां है, कुछ यहां है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है, इनको क्या बोलते हैं? इन पथों को क्या कहेंगे? कोष यानी सेल, यानी सेल या कक्ष, जिसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? कक्ष या ऑर्बिट, या कहते हैं इनको ऊर्जा स्तर, या इनको क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल कहते हैं। और ये कक्ष या कोष है ना, इनको दर्शाने का तरीका क्या है? इनको के ऐसे एल एम एन ओ इस तरह से लिखते जाएंगे। और एल के लिए एन का मान जो है ना, एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, फिर एन बराबर ऐसे 4, इस तरह से कोष है ये। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन गोलाकार पथों में चक्कर लगाता है उन्हें कोष, कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें क्रमशः के एल एम ऐसे एन आगे डैश 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 से दर्शाते हैं। एक पॉइंट ये लिखो नीचे, फिर लिखो दूसरा पॉइंट लिखो सेकंड, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है उन्हें कोष या कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें के एल एम एन आगे डैश 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 से दर्शाते हैं। और ज्यों ज्यों है ना नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनके लिए ऊर्जा का मान भी क्या है? बढ़ता जाता है। इसलिए अगर पूछ लेना इन कोषों में ऊर्जा का क्रम क्या होगा, तब सबसे कम किसकी होगी? के की, उससे अधिक एल, उससे अधिक एम, उससे अधिक एन, ऐसे लिखते जाएंगे। जो जो कोष बढ़ते जाएंगे ऊर्जा का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो नीचे जल्दी से डायग्राम बनाओ, बना के और इसके नीचे फिर आप ये वाले ऊर्जा का क्रम लिखो, ये जल्दी करो। ये तो है बोर मॉडल की दूसरी अवधारणा। तीसरा पॉइंट, थर्ड, बोर मॉडल का तीसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट में बोर ने क्या कहा कि उसने रदरफोर्ड मॉडल की अगली कमी को दूर किया और उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है तो उनकी हर कोष के अंदर संख्या क्या रहती है? निश्चित यानी फिक्स रहती है। और उसने कहा कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कोष या कक्ष यानी ऑर्बिट या सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। ये याद रखना फॉर्मूला। और पेपर में इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तब आप क्या करोगे? 2n² होती है। और यहां पर n जो है ना, ये क्या कोष की संख्या है, n यहां पर है कोष की संख्या, n है कोष की संख्या, n यहां पर कोष की संख्या है। अब जैसे यूं लिख दे कोष, साथ साथ लिखते जाओ कोष, या n की लिख दे वैल्यू और यहां लिख दे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कोष के एल ऐसे एम एन ओ ऐसे लिखते जाएं। n का मान 1 2 3 ऐसे 4। तो n का मान, अब फॉर्मूला क्या है? 2n² है। n का मान 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 2। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 3 का स्क्वायर 9 9 दूना 18, चौथे में 4 का स्क्वायर 16 गुणा 2 यानी 32 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको याद रखनी है। और एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछते हैं तब फॉर्मूला याद रखना आपको, 2n² होता है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² रहेगी।
अब डायरेक्ट एक तो ये फॉर्मूला आ जाए, या पूछ ले कोई भी कोस लिख दे, उस कोस के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो इस फॉर्मूले से n के मान रखते जाओ और हर एक कोस के लिए क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके सामने आती जाएगी। या फिर एग्जाम में इस पर क्या है, छोटे से कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। और देखो न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे, न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, इस तरह से देखे लिख दिया यूं, इस तरह से कई बार फॉर्मूला का यूज करके ऐसे न्यूमेरिकल पूछते हैं। और पूछ दिया कि किसी परमाणु के एल कोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, ये प्रश्न पूछ लिया। अब देखो यहां कई बार क्या जल्दबाजी में क्या करते हैं कि किसी परमाणु के एल कोस में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 दिए, तो हमें यह ध्यान रखना है कोई भी अगर परमाणु हो उसके अगर कोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या दे के एल एम एम में दे, जैसे कुछ लिख दे यहां 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यह ध्यान रखो हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन के पूरा भरेगा और के पूरा भरने के बाद फिर किसका नंबर आएगा, एल का आएगा, एल के बाद फिर किसका नंबर आएगा, एम का आएगा। इसका मतलब आपको क्या दिया कि एल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस एल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 का मतलब पहले के पूरा भर गया है। इसका मतलब यहां पर के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, फिर एल में कितने भरे हैं, 6 ही भरे हैं, टोटल 8 भर सकते हैं लेकिन 6 ही भरे हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए काउंट कर लो बस, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 + 2 कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कुल इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। या फिर कई बार और कुछ लिख दे कि किसी परमाणु के एन कोस में, ये लिख दिया यहां एन कोस में 20 इलेक्ट्रॉन है, उस परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। हो सकता है इस परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या पूछ ले। अगर परमाणु उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, दे रखा आपको केवल परमाणु दे रखा है, तब आप उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है, तो इसमें कितने 8 ही प्रोटॉन होंगे। अगर लिखते हैं ना किसी परमाणु के द्विविधनावेशित आयन में, ऐसे लिख देते किसी परमाणु के द्विविधनावेशित आयन में एल कोस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल इलेक्ट्रॉन बताओ, उस परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन बताओ। तब क्या करेंगे, एल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्या है, आयन क्या है, +2 वाला है, इसका मतलब +2 के अंदर एल में 6 इलेक्ट्रॉन, तब टोटल 8 है। लेकिन यानी उस परमाणु उदासीन में कितने होंगे, 2 निकाल के पूछ दिए हमें, तो 2 और ऐड करने पड़ेंगे, 6 या 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो उस परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितने होंगे उसके अंदर, 10 होंगे, न कि 8। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, तब आपको यह ध्यान होना चाहिए किसी कोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और फिर इसी के आधार पे हमें कोई भी क्वेश्चन बना दें तो उसमें आप इजीली इसका उत्तर दे सकते हैं। और ये ध्यान रखना है पहले कम ऊर्जा वाले कोस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद फिर आगे वाले कोस के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, उसके बाद फिर क्या आगे वाले कुछ भी आ जाए लिखा हुआ, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन आपको जोड़कर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि किसी कोस या कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n² होते हैं। n यहां पर क्या कोस की संख्या है, और फिर कोस लिख के n का मान लिख के हमें यहां टोटल इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इस प्रकार से कुल इलेक्ट्रॉन किसी कोस में पाए जाते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल की एक कमी यह थी कि उसने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन यहां इसने बोर ने लिख दिया कि किसी कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n² ही होंगे, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन या कम नहीं रहेंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे कम भर सकते हैं कोई भी आयन या परमाणु आए, लेकिन अधिकतम इतने भरेंगे जो इसमें लिखे हैं, K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जल्दी से उतारो ये पॉइंट नंबर 3, और ये क्वेश्चन भी लिख लो एक, इसको करने का तरीका आपको बताया, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी करो, कर लिया ये। तो एक तो किसी कोस कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके हिसाब से आपको करना है ये। और इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 4। अब देखो पॉइंट 4 में जो है, तो इसके बाद अगला चौथा जो पोस्टुलेट है, चौथी अवधारणा वो कौन सी है वो देखें। और चौथी अवधारणा में देखो,
अब पहले में तो क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता, लगातार गोलाकार कोश में चक्कर लगाता है, उसका हमने रीजन लिखा है, दो प्रकार के बल, दोनों के मान बराबर। फिर लिखा है दूसरा सेकंड कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार पथ में चक्कर काटता है, जिनको कोश या कक्ष कहते हैं। फिर लिखा हमने तीसरा पॉइंट थर्ड, और थर्ड में क्या लिखा है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी कोश में क्या होती है, 2n स्क्वायर होती है। ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद चौथी अवधारणा है बोर मॉडल की, फोर्थ अवधारणा। और चौथी अवधारणा में देखो बोर ने क्या कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का एक निश्चित मान रहता है, यानी 4 नंबर। और कोणीय संवेग लिखने का तरीका क्या है, संवेग कैसे लिखते हैं, m इंटू वी द्रव्यमान गुणा वेग लिखते हैं संवेग को। और कोणीय नाम आ जाए, कोण मतलब किसी अक्ष के सापेक्ष कोई वस्तु घूम रही है, कि जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के सापेक्ष घूम रहा है। जैसे हमारे एक शब्द होता है बल और एक होता है बल आघूर्ण। बल मतलब आप किसी वस्तु पे धक्का मार रहे हो, कुछ कर रहे हो, बल है, वो किधर जाए। लेकिन अगर आप गेट को खींच रहे हो या गेट को बंद कर रहे हो, उस अवस्था में लगने वाला बल है, उसको बोलेंगे बल आघूर्ण, क्योंकि गेट की एक अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है वो। तो क्या करते हैं कि वहां पर क्या करते हैं, इस तरह से बल आघूर्ण निकालते हैं, टो निकालते हैं, तब लिखते हैं ऐसे बल गुणा आघूर्ण भुजा। मतलब ये गेट है और इस गेट के साथ जिस क्लिप लगी है इसके सापेक्ष घूम रहा है ये, तो यहां से इस गेट के जहां से आपने हत्था लगा रखा है, इस हत्थे से पकड़ रखा है, इसके बीच की दूरी r, इस पे डिपेंड करता है लगने वाला बल। अब बल लगाओगे दूरी r, दोनों का गुणा बल आघूर्ण कहलाएगा, और इस बल आघूर्ण का मान इस r पे अधिक डिपेंड करेगा। इसलिए गेटों में है ना, हत्थों को थोड़ा गेट के लास्ट सिरे पे लगाते हैं, ताकि सिरे पे लगाए, अगर मान लो गेट का हत्था यहां लगा दे तो r की मान या r की दूरी बहुत ही कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो बल आघूर्ण यानी जोर कम लगेगा, जल्दी से गेट खुलेगा या बंद नहीं होगा। यानी इस r की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हत्थे है ना गेट के, या गेट के जो हत्थे लगा रखे हैं खोलने बंद करने के लिए, वो क्या है, जहां से गेट जुड़ा हुआ है उस गेट के लास्ट यानी कॉर्नर पे लगाते हैं, जहां से हम गेट को खोलते हैं वहां पर, ताकि आपके द्वारा लगने वाला बल का मान क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, बल आघूर्ण ज्यादा हो जाए। उस अवस्था में r का मान बढ़ाते हैं। तो यहां पर क्या, बल को अगर r से गुणा कर दे आघूर्ण भुजा से, तो इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। इसी प्रकार से संवेग है, और अगर संवेग को भुजा r से गुणा कर दें, इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं कोणीय संवेग कहेंगे। ये कोणीय संवेग है। तो mvr बराबर कोणीय संवेग। और क्या कहा बोर ने कि किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। या कहते हैं किसी कोश के लिए कोणीय संवेग का मान हमेशा फिक्स रहेगा। और उसने एक फॉर्मूला दिया और क्या कहा कि किसी कोश के लिए कोणीय संवेग का मान क्या होता है, NH/2π होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये बोर मॉडल की क्या है, चौथी अवधारणा है। किसी कोश के लिए कोणीय संवेग का मान निश्चित, और वह क्या होता है, mvr बराबर NH/2π होता है। और n यहां पर क्या है, कोश की संख्या। n क्या है, कोश की संख्या कहलाती है। ये कोश की संख्या है। तो अगला आप पॉइंट क्या लिखोगे, चौथा और फोर्थ में क्या लिखोगे कि बोर के अनुसार किसी कोश के लिए कोणीय संवेग का मान निश्चित होता है, और जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित कोणीय संवेग का मान उस कोश के बराबर हो, वह इलेक्ट्रॉन उसी कोश में क्या चक्कर काटता रहता है। तो किसी कोश के लिए कोणीय संवेग का मान निश्चित, और जिसका मान mvr बराबर NH/2π होता है। फिर लिखो नीचे n बराबर कोश की संख्या। अब कह दें प्रथम कोश के लिए, अब कह दें कि प्रथम कोश के लिए कोणीय संवेग का मान बताओ। अब इसमें देखो अलग अलग 4 प्रकार से प्रश्न बढ़ेंगे इसमें कोणीय संवेग में। पहला क्वेश्चन का टाइप तो ये कि किसी कोश के लिए कोणीय संवेग होता है, तब आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, mvr बराबर NH/2π। अब देखो एग्जाम के अंदर है ना, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन कैसे होता है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे, वहां पर क्या हम इसको 4π कर देंगे। और 4π करते ही, क्योंकि आप एग्जाम में जाओगे तब हाइजेनबर्ग का सिद्धांत भी पढ़ के जाओगे और ये भी पढ़ के जाओगे, वहां थोड़ा सा मिक्स हो जाता है कि 4π था या 2π था। तो हाइजेनबर्ग वाले में 4π है, वो अलग बताएंगे कैसे है, और यहाँ पर क्या है, ये 2π है। इसलिए ध्यान रखना है कोणीय संवेग का मान NH/ क्या होता है, 2π होता है किसी भी कोश के लिए।
तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाए, कोणीय संवेग के लिए फॉर्मूला या आ जाए, किसी कोस के लिए कोणीय संवेग का मान होता है, तब आपको फॉर्मूला याद रखना है mvr बराबर क्या होता है NH अपॉन 2 एक परसेंट। तो ये क्वेश्चन का एक टाइप तो ये। दूसरा टाइप ये आ जाए, और सेकंड टाइप में कोई कोस लिख दे कि दूसरे कोस के लिए कोणीय संवेग का मान होगा, ऐसे लिख दे। तब कोई इसी कोस के लिए कोणीय संवेग पूछ ले, तब आपको n की रखनी है वैल्यू, रख के आपको कोणीय संवेग का मान निकालना है। कि जैसे प्रथम कोस के लिए कोणीय संवेग का मान निकालना हो, तो प्रथम कोस के लिए n का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और n का मान 1 आते ही फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, mvr बराबर क्या हो जाएगा NH अपॉन 2 है ये, और n का मान 1 रखते क्या आ जाएगा h अपॉन 2 ये क्या है, पहले कोस के लिए कोणीय संवेग का मान आ गया। इसी प्रकार से दूसरे कोस के लिए निकालें, द्वितीय कोस के लिए कोणीय संवेग, साथ साथ में लिख लो, द्वितीय कोस के लिए कोणीय संवेग का मान निकालना हो दूसरे कोस के लिए, तब क्या करोगे आप, ये लगाओगे फॉर्मूला कि mvr बराबर, अब n का मान क्या हो गया यहां 2 रखते ही 2h अपॉन 2 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल होते ही क्या आ जाएगा, इसको उत्तर क्या आ जाएगा h अपॉन पाई। तो दूसरे कोस के लिए क्या आ गया h अपॉन पाई होता है। ऐसे तीसरे कोस के लिए n का मान क्या रख देंगे 3, तो 3h अपॉन 2 या 3 को 2 से भाग दे तो 1.5 h अपॉन पाई आ जाएगा इस तरह से। तो यानी हर कोस के लिए अलग अलग आप n की वैल्यू रखते जाओ, पहले कोस के लिए n का मान 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, ऐसे चौथे के लिए 4 रखते जाओ। प्रत्येक कोस के लिए आप कोणीय संवेग का मान आराम से निकाल सकते हो। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला जे, एक कोई कोस दे दे उसके लिए कोणीय संवेग का मान पूछ ले, तब आपको n का मान रख के निकालना आना चाहिए। और प्रश्न का तीसरा टाइप क्या है, तीसरे टाइप में क्या है कि आपको इस तरह से कोई कोणीय संवेग का मान लिख दे, इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा लिख दे, सेकंड टाइप को क्यों लिख दिया कि किसी कोस के लिए कोणीय संवेग का मान 1.5 h अपॉन पाई है, तो वह कोस कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या आ जाए कि किसी कोस के लिए कोणीय संवेग का मान 1.5 h अपॉन पाई है, तो वह कोस की संख्या बताइए। तब आपको चेक करना है कि यहां n का मान हमने क्या रखा है, तो n का मान हमने क्या रखा है, यहां 3 रखा है, 3 रखा है, तभी यहां नीचे 2 था, 2 से कट गया तो 1.5 रख दिया हमने, n का मान क्या आ गया 3 आ गया, कोस की संख्या। तो कहने का मतलब फॉर्मूला दे दे, दूसरा कोस दे दे, कोणीय संवेग का मान पूछ ले, तब आप इससे निकाल सकते हो। या फिर कोणीय संवेग लिख दे, कोस पूछ ले कौन से कोस के लिए है, तब आप आराम से n का मान चेक कर लो, कौन सा कोस आ रहा है वो कोस की संख्या आ जाएगी। और चौथा क्वेश्चन का प्रकार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय संवेग का मान, कौन सा कोणीय संवेग का मान संभव नहीं है, कोणीय संवेग का मान संभव नहीं है। प्रश्न क्या आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय संवेग का मान संभव नहीं है, और पहला ऑप्शन आ गया यूं 1.5 h अपॉन पाई, दूसरा लिख दिया h अपॉन पाई, थर्ड लिख दिया ऑप्शन आपको 4h अपॉन पाई, चौथा लिख दिया यूं 2.5 h अपॉन 2 इस तरह से। ये 4 ऑप्शन लिख दिए और आपसे पूछ लिया इनमें से कौन सा कोणीय संवेग का मान संभव नहीं है। तब ध्यान रखना है कोणीय संवेग का मान वह नहीं हो सकता जिस कोणीय संवेग में कोस की संख्या जो है उसका मान भिन्न संख्या में आ जाए। याद रखना ये कोस की संख्या हमेशा 1 2 3 4 ऐसे करते चलना हमें। जिस कोणीय संवेग में n का मान अगर 1.5 2.5 3.5 ऐसे लिखा मिल जाए तब वो कोणीय संवेग संभव नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहां देखें तो n का मान क्या रखा है, यहां पर पहले वाले में 1.5 तो यहां 2 से कट गया यानी यहां 3 था तब 2 का भाग दिया तो 1.5 बच गया, 3 हो सकता है। इसका मतलब ये कोणीय संवेग का मान संभव है। कौन सा संभव नहीं है वो देखना हमें। तो h अपॉन पाई
इसका मतलब यहां क्या था, 2, यहां भी 2 था, 2 से 2 कट गया, या n का मान यहां पर क्या आ गया, यहां पर 2 है, ये भी हो सकता है। तीसरा देखें थर्ड में यहां देखो 4 ऊपर नीचे 2 कट गए, इसका मतलब यहां n का मान क्या रखा था हमने, 8 रखा था, तब 2 का भाग दिया 4 शेष रह गया, तो 8 भी हो सकता है कोस का मान। यहां देखो 2 नीचे शेष पड़े, 2 से भाग नहीं दिया, n का मान यहां क्या रखा हमने, 2.5 रखा है, और n का मान 2.5 संभव नहीं है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यह कोणीय संवेग का मान संभव नहीं है, जहां पर n का मान क्या है, भिन्न संख्या में आ गया। तो जिस क्वेश्चन में या जिस ऑप्शन के अंदर अगर प्रश्न पूछ ले तो ऑप्शन के अंदर n का मान भिन्न संख्या में हो, वह कोणीय संवेग संभव नहीं होता है। इस प्रकार से कोणीय संवेग के लिए अलग अलग 4 प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मॉडल की और बोर मॉडल के अंदर इसकी चौथी अवधारणा है ये, कि चौथी क्या लिखी हमने, किसी कोष के लिए कोणीय संवेग का मान हमेशा क्या है, निश्चित रहता है, जिसका मान mvr बराबर NH/2π होता है। और फिर हमने अलग अलग 4 प्रकार के प्रश्न किए। पहला कोस दे दे, कोणीय संवेग का मान पूछ ले। दूसरा कोणीय संवेग दे दे, कोस का मान पूछ ले। और तीसरा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले कोई कोणीय संवेग का। चौथा प्रकार ये कौन सा कोणीय संवेग का मान संभव है, कौन सा संभव नहीं है, इसमें भी आप आराम से कर सकते हो। तो चौथी अवधारणा है किसकी, बोर मॉडल की। तो बोर मॉडल की चौथी अवधारणा है ये कोणीय संवेग के लिए। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, जल्दी से लिख लो ये। और ये क्वेश्चन के अलग अलग 4 टाइप उतार लो, ये फटाफट जल्दी करो। कर लिया ये। इसके बाद देखो 5वीं अवधारणा, बोर मॉडल की 5वीं अवधारणा। 5वीं अवधारणा में बोर ने क्या कहा कि एक तो हमने लिखा है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित कोष में चक्कर लगाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन किसी अन्य दूसरे कोष में चक्कर क्यों नहीं लगा सकता। उसके लिए हमने एक तो ये लिखा है कि हर एक कोष के लिए कोणीय संवेग का मान फिक्स या निश्चित होता है, और जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जितना कोणीय संवेग का मान होगा वह उसी कोष के अंदर क्या है, चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कोष से दूसरे कोष के अंदर संक्रमित हो सकता है, आ जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जब एक कोष से दूसरे कोष के अंदर जब संक्रमित होगा, उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। जैसे लिख दें कि जैसे ये नाभिक है, इसके चारों तरफ जैसे ये कोष है, यूं इस तरह से लिख दें। अब कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कि जैसे यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और आपको पता है नाभिक से जो जो दूरी बढ़ेगी ना, ऐसे दूरी बढ़ती जाएगी, कोष की ऊर्जा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो कोई इलेक्ट्रॉन ये यहां क्यों घूम रहा है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस कोष की ऊर्जा के बराबर है, तब इसके अंदर क्या कर रहा है, ये राउंड कर रहा है। इसी प्रकार से इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या इस कोष की ऊर्जा के क्या है, बराबर है। तो निरंतर क्या इसी कोष के अंदर क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से हम यहां लेके जाए, अगर यहां ले जाना हो, तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाने का मतलब जब ये यहां पहुंचेगा तो इसको कुछ ना कुछ ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। ऊर्जा देंगे तब इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, इस कोष के बराबर होते ही ऊपर वाले में चला जाएगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में जाए, तब क्या होता है, ऊर्जा का क्या करता है, वो अवशोषण करेगा, लेगा। लेकिन ये जो है ये यहां घूम रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा, और ये नीचे की, अब इसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा, इस कोष की ऊर्जा क्या है, कम है। तो लेकिन अगर इसको यहां से यहां लाए, वापस नीचे वाले में लाए, तब क्या करेगा, ये यहां पहुंचेगा, तो इसके लिए इसकी ऊर्जा इस कोष की ऊर्जा के बराबर कम होनी चाहिए। क्या करेगा, ऊर्जा कम करेगा, कम करेगा तो ऊर्जा क्या करेगा, वापस क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा, यानी उत्सर्जित करेगा। तो कहने का मतलब है आप इसको यूं बना सकते हो कि जैसे मैं सीधी लाइन से बना दूं, ऐसे इस तरह से, जैसे यहां नाभिक है, इस कोड़े को मैंने सीधी लाइन से बना दिया। ये तो क्या है, ये लिख दिया मैंने उच्च ऊर्जा स्तर, हायर एनर्जी लेवल। ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर, हायर एनर्जी लेवल है। और ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है। ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर या लोअर एनर्जी लेवल है। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाए, उच्च वाले में जाए, इस तरह से। अगर निम्न से ऊपर जाएगा तब क्या करेगा, ये क्या करेगा,
ऊर्जा का क्या करेगा, या प्रकाश का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ये अवशोषण करता है, ऊर्जा को लेगा, ये अवशोषित होगा। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च से कहाँ आए, वापस कहाँ आए, निम्न के अंदर आए, तब क्या करेगा, ऊर्जा को वापस क्या करेगा, बाहर उत्सर्जित करता है। तब क्या हो, यहां पर उत्सर्जन होता है। ये क्या है, बोर मॉडल की अगली पांचवी अवधारणा है। और इस पांचवी अवधारणा के अनुसार क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तब वह ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तब क्या करता है, ऊर्जा का क्या करेगा, ये उत्सर्जन करता है। ये आपको एक पॉइंट और लिखना है, कौन सा, पांचवा। तो पांचवा लिख लो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। तब वह ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। नीचे डायग्राम बना लो, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊपर से नीचे आएगा तो, और फिर ये नीचे डायग्राम बना लो। ये अब देखो इस डायग्राम के बाद अब ऊर्जा का जो अवशोषण हो रहा है या ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो ऊर्जा निकल रही है या ऊर्जा ले रहा है, तो ये ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है जिनको बोलते हैं फोटोन। क्या कहते हैं इनको, इनको बोलते हैं फोटोन या क्वांटम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, फोटोन या इनको क्वांटम कहा जाता है। और फोटोन या क्वांटम के लिए ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है इसका, ये याद रखना है। फोटोन या क्वांटम की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E बराबर एच न्यू। क्या होता है ऊर्जा का फॉर्मूला, E बराबर एच न्यू। इसको बोलते हैं फोटोन की ऊर्जा। क्या ये फोटोन की ऊर्जा है, ये फोटोन की ऊर्जा। और यहां H क्या है, H को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। H क्या है, ये प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट। और इस प्लांक कांस्टेंट के लिए वैल्यू याद रखनी, आगे बार बार हम अपने काम आएगी, आगे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे ना, वहां इसकी वैल्यू बार बार काम आएगी। 6.62 10⁻34। अब देखो यहां पर इसकी इकाई जो है ना, इकाई, इस इकाई में से एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया है, सेकंड ग्रेड के अंदर फिजिक्स भी आती है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि प्लांक स्थिरांक की इकाई होती है, यूनिट क्या होती है, अधिकतर जूल प्रति सेकंड करा एक, लेकिन यहां पर क्या है, जूल इंटू क्या है, सेकंड है, जूल गुना सेकंड। और इसको अर्ग में चेंज करें ना, कैसे 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकंड, क्योंकि एक जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए अर्ग में इसका मान क्या हो गया, 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकंड हो गया। एच प्लांक स्थिरांक है। और न्यू क्या है, ये प्रकाश की आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति होती है। तो न्यू का मान मिल जाए, एच का मान आपके पास आई, ऊर्जा निकाल सकते हो। कई बार पूछ लेते हैं किसी फोटोन से संबंधित ऊर्जा की गणना कीजिए अगर उसकी आवृत्ति का मान इतना है, लिख दे, तब आपको आवृत्ति मिल जाएगी। एच का मान रख के गुणा भाग करके आपको ऊर्जा का मान निकालना है। तो आप इजीली ऊर्जा का मान भी निकाल सकते हो। और इससे संबंधित आगे हम अलग से प्लांक थ्योरी पढ़ेंगे, साथ में प्रकाश की द्वैत प्रकृति आएगी ना, वहां पर हम प्लांक थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, वहां पर ये दोबारा आ जाएगा, तो वहां इनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और इस पे एक दो आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। यहाँ तो इतना याद रखना आपको, यह प्लांक यानी या फोटोन जो है या क्वांटम या फोटोन जो, उसके लिए ऊर्जा समीकरण याद रखनी है, बस ये पूछते हैं फोटोन या क्वांटम की ऊर्जा समीकरण का मान E बराबर क्या होता है, एच न्यू। तो बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा तो प्रकाश या ऊर्जा का अवशोषण करता है, उच्च से निम्न में आएगा तब प्रकाश या ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। यह उत्सर्जन या अवशोषण
छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है जिन्हें फोटोन या क्वांटम कहा जाता है। और एक फोटोन की ऊर्जा समीकरण E बराबर एच न्यू होती है। फिर नीचे आपको ये लिखना है एच का मान और न्यू क्या प्रकाश की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ये तो क्या है, बोर मॉडल की अलग अलग क्या है 5 अवधारणाएं, और ये 5 आपको पोस्टुलेट याद रखनी है। मेन ये 5 है। तो पहला तो हो गया अभी केंद्रीय अपकेंद्रीय बल वाला इलेक्ट्रॉन गोलाकार घूमता रहेगा। दूसरा गोलाकार जो है ऊर्जा स्तर उनको कक्ष या कोश बोलते हैं, KLMN से दर्शाते हैं। तीसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अधिकतम इलेक्ट्रॉन कोश के लिए 2n² होता है। चौथा कोणीय संवेग का मान mvr बराबर nh/2 पाई होता है। पांचवा क्या हो गया, ये ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषण, उच्च से निम्न में आएगा तो उत्सर्जन होता है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो एक कोश से दूसरे कोश में, उस अवस्था में यहां पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब यह देखो जल्दी से उतार लो इसको, एक बार फटाफट उतार लो इसको। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, थोड़ा ये देखो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और प्रश्न क्या लिख देंगे, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन क्या लिख दिया, यदि कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 टू n बराबर 2, n बराबर 5 से n बराबर 2 में संक्रमित होता है, संक्रमित होता है तो उत्सर्जित या अवशोषित फोटोन या क्वांटम की संख्या बताइए। फोटोन की संख्या बताइए। प्रश्न क्या है कि आपको लिख दिए कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में जा रहा है, लिख दिया 5 से 2 में जा रहा है। उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन अगर संक्रमित हो रहा है तो इसके लिए कितने फोटोन का अवशोषण या उत्सर्जन करेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये आपको बताना है। अब आपको बताया पहले देखना है कि उत्सर्जन हो गया अवशोषण। ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो उत्सर्जन के आएंगे, 2 आएंगे अवशोषण के। अगर आपको बताया कि अवशोषण हो गया उत्सर्जन, तब आपके 2 ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे। अब देखो n बराबर 5 से 2 मतलब अधिक वाले से कम वाले में आ रहा है, क्या करेगा, ऊर्जा निकालेगा बाहर। इसका मतलब क्या होगा, उत्सर्जन होता है। क्या होगा, यहां ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ये करना है। अब कई बार अब लिख दे यहां ऑप्शन में एक फोटोन का उत्सर्जन, एक फोटोन का अवशोषण, तीसरा 3 फोटोन का अवशोषण और 3 फोटोन का उत्सर्जन। इस लिख दिए 4 आपको ऑप्शन। और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, पहले तो अगर उत्सर्जन अवशोषण देख लिया ना, उसके आधार पे 2 तो ऑप्शन है, उत्सर्जन वाला ये है, उत्सर्जन वाला ये 2 में से सही है, ये तो गलत हो गए। अब 2 में हम क्या करते जल्दबाजी में से खुद बना लेते हैं। n बराबर 5 से पहले n बराबर 4 में जाएगा, फिर 4 से n बराबर 3 में जाएगा, फिर 3 से n बराबर 2 में आएगा। ये हमें लिखा है, लेकिन हमें नहीं करना ये। यानी क्वेश्चन में अगले ने दिया है कि इलेक्ट्रॉन 5 में से दूसरे में जा रहा है, आपको बीच में स्टेप लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर मान लो गधे 5वें फ्लोर में, 5वें फ्लोर से जरूरी नहीं पहले चौथे में आए, फिर तीसरे में, दूसरे में, पहले में, हो सकता है 5 डायरेक्ट है, दूसरे में कोई कूद जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन देना उसी क्वेश्चन का कोडिंग करना है, हमें इसके अंदर अपनी समझदारी नहीं लगानी है। यहाँ 5 से आप हम करके 3-2 तक लाए, ऐसा नहीं करना। यहाँ डायरेक्ट दे रखा है, अगर ये दे रखते ना ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, उस अवस्था में कितने फोटोन का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, तब तो आप इसके अकॉर्डिंग करोगे यूं। लेकिन अगर डायरेक्ट आ गया ना ऐसे, तो इसके अकॉर्डिंग करना है। 5 से डायरेक्ट 2 में जा रहा है, और हमेशा यहां पर क्या हो रहा है, एक ही संक्रमण हो रहा है। और जहां पर एक ही संक्रमण होना, एक ही संक्रमण में हमेशा एक फोटोन का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। जैसे यहां 5 से डायरेक्ट 2 में आया है, तो क्या करेगा, एक फोटोन का क्या करेगा, ये उत्सर्जन। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, पहला, एक फोटोन का उत्सर्जन होता है। और अगर क्वेश्चन में इस टाइप से आता, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 है, अब बताओ
इसके द्वारा कुल कितने फोटोन का अवशोषण या उत्सर्जन होगा, उस अवस्था में क्या करना है, फिर हमें काउंट करना है। एक फोटोन तो यहां, एक फोटोन यहां, एक फोटोन यहां, टोटल कितने हो गए, 3 फोटोन हो गए। तब आपको करने 3 फोटोन। यहां पर क्या है, 3 फोटोन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। उल्टा कर दें, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तब उत्सर्जन क्या होगा, फिर अवशोषण हो जाएगा। फिर अवशोषण करना हमें। इस प्रकार से क्या है, बोर मॉडल के अंदर उत्सर्जन या अवशोषण में से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते, कई बार डायरेक्ट छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं यूं, कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, उस अवस्था में प्रकाश का करता है उत्सर्जन, अवशोषण, अवशोषण दोनों करते हैं, दोनों नहीं करते। तब उच्च से निम्न में आएगा तो उत्सर्जन करेगा, और निम्न से ऊपर जाएगा तो प्रकाश का क्या करता है, अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ये बोर मॉडल की क्या है, अगली अवधारणा है। यहां तक तो क्या हमारे बोर मॉडल है। तो बोर मॉडल के 5 पोस्टुलेट याद रखने हैं। एक तो ये, फिर क्या, इस बोर मॉडल के कुछ एक कमियां हैं, वो थोड़ी कमी हमें डिस्कस करनी है। कमियों के अंदर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बढ़ेगा, अभी इसमें देखेंगे। और फिर हमें इसमें बोर मॉडल के आधार पे क्या है, अलग अलग रेडियस त्रिज्या निकालना, वेग निकालना और ऊर्जा निकालना, ये 3 चीजें और निकालनी है। और उस पे एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, बहुत ईजी सा है, बिल्कुल फटाफट हो जाएंगे अगर थोड़े से आपको करने का ट्रिक आ जाए तो। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे यहां बोर मॉडल की सहायता से, वो हमें अलग से करना है। अब देखो यहां पर अगला पॉइंट हमारा क्या है कि बोर मॉडल में क्या कमियां रह गई। बोर मॉडल के ये पोस्टुलेट दिए गए 5, अब इनके आधार पे बोर मॉडल में कौन कौन सी कमियां रह गई, उन कमियों को डिस्कस करें। अब देखो आप जहां भी पढ़ोगे ना, हर जगह आप ये पढ़ोगे कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, हर जगह ये आएगा। इसका मतलब बोर मॉडल किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अब यूं कहते हैं, मैं तो लिख दूं यूं, आप कह रहे हो हाइड्रोजन परमाणु के लिए और मैंने लिख दिया कि सोडियम +10। अब बताओ इसमें बोर मॉडल लागू होगा कि नहीं होगा। तब ध्यान रखना ये हाइड्रोजन अकेला ही नहीं है, बोर ने हाइड्रोजन के लिए दिया था यूं इस तरह से, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1s1। अगला लिखना हेडिंग, बोर मॉडल की कमियां। और कमियों में पहला, अब H में इलेक्ट्रॉन 1s1, इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और जिस स्पीसीज में 1 इलेक्ट्रॉन हो उसी के ऊपर क्या बोर मॉडल को लागू किया जा सकता है। जिसमें 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो उस पे बोर मॉडल लागू नहीं होता। इसकी एक कमी है ये, क्या ये इसकी कमी है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल से हो सकती है, 1 से अधिक वाले इलेक्ट्रॉन की व्याख्या बोर मॉडल से नहीं हो सकती। तो इसकी पहली कमी क्या है, फर्स्ट नंबर 1, पहली क्या लिखोगे, बोर मॉडल की सहायता से, लिख लो फटाफट जल्दी से, बोर मॉडल की सहायता से केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अब स्पीसीज का मतलब कोई आयन भी हो सकता है, कोई परमाणु भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल लिखें कि जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 है, प्लस कर दूं तो 1 बच गया। लिथियम में क्या है 3 है, अगर +2 कर दूं तो 1 बच गया। ऐसे सोडियम में 11 है, अगर मैं 10 + 10 कर दूं, आप कह दो सोडियम +10 होता ही नहीं है, होता नहीं है या नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं है, हमने कर दिया है कि 10 कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, कहने का मतलब हमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना बस। अब मैं तो यूं कर दूं कॉपर +28, होता थोड़ी है ये, लेकिन हमें तो देखना है कि किस में लागू होगा, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन उन्हीं की व्याख्या बोर मॉडल से की जा सकती है। 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल से संभव नहीं है। बोर मॉडल से संभव नहीं है। एक तो इसकी कमी ये रहेगी, ये याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस पर बोर मॉडल लागू होता है। फिर आपको 4 ऑप्शन लिख देंगे और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, जो होगा उसमें जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होना उसी ऑप्शन को छांट रहा है, उसी बोर मॉडल लागू होगा। एक से अधिक वाले आ जाए उनको आप कट कर देंगे, या यूं लिख देंगे निम्नलिखित में से किस पर बोर मॉडल लागू नहीं होता। तब आपको 3 तो दे देंगे एक इलेक्ट्रॉन वाले, एक दे देंगे एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला दे देंगे, तब आपको एक इलेक्ट्रॉन से अधिक वाला छांटना है। तो यानी इसके आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और कई बार बनाइए, इंपॉर्टेंट चीज है बोर मॉडल की पहली कमी। दूसरी कमी क्या है, अब देखो इसमें सेकंड कमी में एक होता है जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट। अब ये होता है क्या है, इस पे भी एग्जाम में प्रश्न आता है, वो देखना है। एक होता है स्टोर्क प्रभाव, एक क्या है स्टोर्क इफेक्ट, ये भी इस पे भी होता है क्या है, प्रश्न आता है। अब जीमान ने क्या किया, इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम लिया ना, आगे बढ़ेंगे, उनमें लाइनें प्राप्त हुई, देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ लाइनें। तो क्या कहा इस प्रकार से जीमान ने कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम है, नहीं ये क्या है, ये स्पेक्ट्रमी लाइन है, कोई स्पेक्ट्रमी रेखा, क्या ये स्पेक्ट्रमी रेखा है। और अगर इस स्पेक्ट्रमी रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, चुंबक का एक एन सिरा, एक लगा दिया हमने एस सिरा, और चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये स्पेक्ट्रमी लाइन क्या है, छोटी छोटी रेखाओं के अंदर क्या होगी, टूट गई। इसको बोलते हैं विपाटित, स्प्लिटिट यानी स्प्लिटिंग हो जाना, विपाटित हो जाना, विपाटित हो गई, टूट गई। और इस प्रकार से स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में टूटना कहलाता है जीमान प्रभाव। क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन टूटना जीमान प्रभाव कहलाता है, जीमान प्रभाव कहलाता है। ये याद रखना एक तो। और यही प्रयोग किसने किया, स्टोर्क ने किया। सेम क्या किया स्टोर्क ने, वापस वही स्पेक्ट्रमी रेखा पकड़ी हूं, ये भी क्या है स्पेक्ट्रमी लाइन है। और उसने यहां चुंबक नहीं लगाया, क्या लगा दिया, यहां उसने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, यूं लाइट लगा दी इस तरह से। और उसने कहा कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाएं इसी प्रकार से वापस टूट जाती है, यूं स्प्लिट हो गई, यूं टूट गई। तो हम क्या लिखेंगे, सेम ये लिखना है स्टेटमेंट, जहां लिखा चुंबकीय क्षेत्र वहां लिख देंगे विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन यानी टूटना, स्प्लिटिंग, विपाटन स्टोर्क प्रभाव कहलाता है, स्टोर्क प्रभाव कहलाता है। अब ये प्रभाव होते क्यों हैं, इस प्रकार से स्पेक्ट्रमी रेखा टूटती क्यों है, स्टोर्क के अनुसार, जीमान के अनुसार। इन दोनों प्रभावों की व्याख्या बोर के द्वारा नहीं की जा सकी, एक इसकी कमी ये। तो यहां याद रखने वाले पॉइंट देखो कौन कौन से हैं। एक पॉइंट तो ये जीमान प्रभाव क्या है, तब याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। फिर एक याद रखना है स्टोर्क प्रभाव क्या है, तब क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन क्या कहलाता है, स्टोर्क प्रभाव कहलाता है। और फिर नीचे लिखोगे इन दोनों प्रभावों की व्याख्या बोर मॉडल से नहीं की जा सकती। तो नीचे लिखो जल्दी से, पहले कमी नंबर 2 में लिखो, पहले लिखो जीमान प्रभाव लिख लो, सेम ऐसे ही लिख लो नीचे, और एक लिख लो स्टोर्क प्रभाव लिख लो। इसी प्रकार से नीचे लिख लो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जीमान में लिख लो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का टूटना, और ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का टूटना। और फिर नीचे एक लाइन लिखो, इन दोनों प्रभावों की व्याख्या
बोर मॉडल से नहीं की जा सकती। इन दोनों प्रभावों की व्याख्या बोर मॉडल से नहीं की जा सकती। ये बोर मॉडल की अगली कमी रहेगी। और इसके अलावा तीसरी कमी में क्या लिखोगे कि परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणाएं जो हैं उनको हम बोर मॉडल से नहीं समझा सकते। कौन सी? परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणाओं को बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सकता। ये पॉइंट आपको बोर मॉडल की कमी में और लिखना है, एक पॉइंट और मेन ये दो कमी है बस, ये दो याद कर लो। पेपर में कमियों में क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं दो में से आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर बोर मॉडल लागू होता है, इन पे, एक से अधिक वाले पे लागू नहीं होता। और एक इनकी व्याख्या बोर मॉडल से संभव नहीं है। द्विमान प्रभाव किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का टूटना। और स्टोक प्रभाव किसको बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का टूटना क्या है? स्टोक प्रभाव कहलाता है। ये आपको यहां तक बोर मॉडल की कमियां याद रखनी है, दो तीन ये, ठीक है ना। और एक को याद कर सकते हो तो कर लिख लेना, या आधुनिक अवधारणाओं की व्याख्या बोर मॉडल से संभव नहीं है। तो यहां तक है हमारे बोर मॉडल है क्या, उसके पोस्टुलेट कौन कौन से पांचों, और उन पे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। हर पोस्टुलेट पे कोई ना कोई प्रश्न बनता है, ये थोड़ा आपको ढंग से याद रखना है। और फिर इसकी कमियां क्या है, कमियों में आपको ये दो कमी मेन बोर मॉडल की याद रखनी है। ठीक है, धन्यवाद।